3 बाई 2 या AD इक्वल टू, जब 8 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 और ये √3 ऐसे ही आ जाएगा। हम जानते हैं √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो इसमें जब मल्टीप्लाई किए सॉल्व किए तो AD की वैल्यू आ गई 6.928 मीटर। तो देखिए ये जो AD है जो हमको अभी पता नहीं था वो अब पता चल चुका है और उस AD की वैल्यू क्या है 6.928 है। हमने बस 6.9 ले लिया है, ठीक। SI यूनिट में इसका यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिए क्या है ये चीज़ हम चाहें। अब देखिए अगला क्या है, नाउ इन ट्रायंगल AEB। देखिए इस चित्र में AEB कहाँ है, देखिए AEB, ठीक। AEB कहने का मतलब क्या है, ये छोटा वाला त्रिभुज है, जो छोटा त्रिभुज है उसको लिया गया है। तो AEB, इसमें ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेनस AB इस आर्ट का क्या था, हाफ था। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, आर्ट का क्या हो गया है, ये हाफ हो गया है, ठीक। और ये जो एंगल है ये उतना ही होगा, वो 30 ही होगा। देखिए एंगल तो कोई चेंज होगा नहीं, एंगल एक ही है, उस एंगल पे ही एक छोटा त्रिभुज बना है, एक बड़ा बना हुआ। तो अब sin 30 वापस लेंगे, क्या होता है sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है अपना BE है और हाइपोटेनस क्या है AB है, ठीक। तो sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा BE और AB की वैल्यू हम पुट किए। हम जैसा कि जानते हैं कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 लिखे यहाँ पे sin 30 की जगह पे, बाकी चीज़ को ऐसे ही लिखे। तो यहाँ से BE की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर। अब देखिए जो BE हमको नहीं पता था, जो BE नहीं पता था वो पता चल गया। उसकी लंबाई कितनी आई 2 मीटर, ठीक है। ऐसे ही जब साइन लिए थे उसके बाद क्या लिए थे, कॉस लिए थे बेस निकालने के लिए। तो जब यहाँ पे कॉस लेंगे तो क्या होगा, cos 30 इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक। cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस होता है, यहाँ थीटा 30 दिया हुआ तो सीधे हम 30 लिख दिए। cos 30 इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है अपना AE और हाइपोटेनस क्या है AB, ठीक। तो AE अपन AB, cos 30 इक्वल टू AE जो कि हमको निकालना है और AB की वैल्यू पहले से है तो वो लिख दिए। अब हम जानते हैं चूँकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे पुट किए cos 30 के जगह पे, तो क्या होगा √3/2 इक्वल टू AE/4, या A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये फिर जो है इस साइड जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा क्या 2√3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 3.464 मीटर। इसको देखिए अब जो AE हमारे पास नहीं था वो मिल गया, ठीक, वो वैल्यू मिल गई। अब वो क्या है 3.4 मीटर। मैं बस डेसिमल के एक प्लेस तक ही लिया हूँ, 2 प्लेस छोड़ दिया हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। बस ये ध्यान देना है कि टोटल लंबाई 6.9 है, तो आप जब इसको तोड़ेंगे 2 पार्टों में तो जोड़ने पे 6.9 आए। अब देखिए जो चीज़ हमने अभी पता किया है, जो चीज़ पता किया है इसको यहाँ पे बनाया जा सकता है, सबकी वैल्यू लिखी जा सकती है। जैसे CD की वैल्यू क्या आई है 4 मीटर, तो देखिए CD जो हमको नहीं मालूम था वो क्या हो जाएगा 4 मीटर। इसके अलावा AD की वैल्यू क्या आई है 6.9, ठीक। तो देखिए AD कहाँ है, ये है, ये AD है, ठीक। ये क्या है अपना 6.9 मीटर। अब दूसरे वाले त्रिभुज से जब निकाले हैं हम तो हमको BE मिला है, अब BE की वैल्यू क्या आई है 2। तो देखिए BE है यहाँ पे, ये BE है, ठीक। तो ये इसकी लंबाई कितनी मिली हुई है हमको
निकालने पे 2 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा क्या मिला हुआ है, ए ही मिला है, वो कितना मिला है, 3.4 मीटर। देखिए यहाँ पे ए ही है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या मिली हुई है, 3.4 मीटर। अब देखिए ये चीज़ आपको हो सकता है दिखने में साफ ना लगे, इसलिए आगे चलते हैं और इसको सही से बनाते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से लगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए आगे क्या है, हमने इसी चीज़ को बनाया है साफ। ये अपनी सीढ़ी थी AC जिसकी लंबाई 8 मीटर थी। ये B अपना CG पॉइंट था जो कि सीढ़ी का मिड पॉइंट था। ये हाफ में टूटा तो 4 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया। ये FF हुआ, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है अपनी 0 है, जिसकी वैल्यू अपनी क्या है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि μF क्या था 0 था। μF 0 क्यों था, क्योंकि जो अपना सतह था, क्षैतिज सतह जो था वो क्या था, स्मूथ था। जो क्षैतिज सतह था वो क्या था, स्मूथ था, चिकना था। इस वजह से μF की वैल्यू 0 आई थी। μF की वैल्यू 0 आई थी तो FF की वैल्यू ख़त्म हो गई थी। ये फिर निकालना था। ये 30 का, अब वही जो वैल्यू आई थी अपनी, ये चीज़ सभी चीज़ की जो अननोन था उसी को हमने वापस बनाया है साफ, ठीक। तो देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। जो वेट है सीढ़ी का वो 250 न्यूटन है। P बल लगा हुआ है, यही P बल है जो सीढ़ी को असंतुलित होने से बचाएगा, और यही P आपको निकालना है, यही सवाल में पूछा गया है, ठीक। FF की वैल्यू 0 हो जाएगी। A पे ये बल लगेगा एक अपना। इसके अलावा C पे क्या है, घर्षण बल लगेगा वॉल के द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं सीढ़ी के केस में, लैडर फ्रिक्शन के, सीढ़ी के घर्षण के केस में, कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन या अंडर बैलेंस कंडीशन, मतलब कि संतुलन की अवस्था में, जब ये सीढ़ी संतुलित होगी, ये सीढ़ी ऐसे दीवार पर टिकी हुई है, संतुलित होगी, तो उसमें कुछ कंडीशन होंगे जो सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो सीढ़ी आपकी क्या हो जाएगी, संतुलित ना होके असंतुलित हो जाएगी। तो वो कंडीशन क्या होता है, संतुलन की अवस्था की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है समेसन H इक्वल टू 0, शून्य, समेसन H इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि इस टोटल चित्र में, पूरे चित्र में जितने भी क्षैतिज बल लगे हैं, उसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक। इसी को कई जगह कई किताबों में या कोई बताता है तो उसको कह देता है कि समेसन FX इक्वल टू 0, ठीक। कहने का मतलब वही है कि जितने भी F लगे हुए हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे तो ये क्या होता है, अपना X एक्सिस होता है, ठीक, और ये क्या होता है, Y एक्सिस होता है, ठीक। X एक्सिस होता है, Y एक्सिस होता है। तो ये यही कह रहा है कि समेसन H इक्वल टू 0, डेट इज समेसन FX इक्वल टू 0, मतलब कि X एक्सिस के अलोंग क्षैतिज, हॉरिजॉन्टली, ठीक, जितने भी बल लगेंगे उसका जोड़ जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये हो गया संतुलन की अवस्था का पहला कंडीशन। संतुलन की अवस्था का सेकंड कंडीशन क्या होता है, समेसन V इक्वल टू 0, मतलब कि समेसन FY इक्वल टू 0, मतलब कि Y एक्सिस के अलोंग, Y एक्सिस पे जितने भी बल लगेंगे उसका जो जोड़ होगा
वो क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा। ठीक, अब y पे दो टाइप से बल लग सकते हैं, एक ऊपर की दिशा में जाता हुआ, एक नीचे की दिशा में जाता हुआ। ऐसे ही x एक्सिस पे भी दो टाइप से बल लग सकते हैं, एक दाहिने साइड में जाता हुआ, एक बाएं साइड में जाता हुआ। ठीक, तो ये आपका हो गया संतुलन की अवस्था का सेकंड कंडीशन। अब क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, समेशन m इक्वल टू शून्य, मतलब कि सम ऑफ मोमेंट्स एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। कोई भी बॉडी है उसका मोमेंट लेंगे किसी पॉइंट पे, तो जितने भी मोमेंट लेंगे उस मोमेंट का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, वो क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा। ये क्या हो गया, संतुलन की अवस्था का थर्ड कंडीशन। ये चीज़ क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके तमाम बल लगे हुए हैं। ठीक, वेट लगा है, रिएक्शन फोर्स लगा हुआ है, ए पे भी लगा है, सी पे भी लगा है। ठीक, और जहाँ बल लगा है उसका कुछ डिस्टेंस भी है, कहीं ना कहीं से पॉइंट ए से कुछ डिस्टेंस है, ये है। तो इस केस में बल के अलावा एक थर्ड कंडीशन भी है कि सम ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि मोमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक, किसी भी पॉइंट पे जब हम मोमेंट निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा। और हम लोग जानते हैं कि मोमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आघूर्ण। ठीक, अब देखिए आगे सवाल को लगाने के लिए हमको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये सवाल लगाने के लिए लिखा जाता है और हमेशा लिखना भी चाहिए। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तब तो जल्दी जल्दी लगा दीजिए, लेकिन कहीं आप अभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता है, लिखने वाला आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको साइन कन्वेंशन लिखने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक, नहीं लिखेंगे तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो देखिए हमने साइन कन्वेंशन क्या किया माना है, कंसिडरिंग लेफ्टवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव एंड राइटवर्ड फोर्स एज नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स एज नेगेटिव, movement in clockwise direction as positive and movement in anti-clockwise direction as negative। हमने साइन कन्वेंशन लिया है, इंग्लिश में लिखा है, ये तीनों चीज़ के लिए एक साथ लिख दिया है। हिंदी में इसको क्या है, क्या कहेंगे कि साइन कन्वेंशन में हमने क्या माना है, हमने माना है कि बाएं दिशा में जितने भी बल लगेंगे उसका साइन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे, तो दाहिने दिशा में जितने भी बल लगेंगे उसका साइन हम निगेटिव मानेंगे। ऐसे ही ऊपर की दिशा में जितने भी बल लगेंगे, जितने भी बल नीचे से ऊपर लगेंगे उसको पॉजिटिव माना है, और जितने भी बल ऊपर से नीचे लगेंगे उसको निगेटिव माना है। ऐसे ही जो आघूर्ण है वो घड़ी की सुई के दिशा में जब होगा, जब आघूर्ण घड़ी की सुई के दिशा में होगा, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, तो उसको पॉजिटिव माना है। और आघूर्ण जब घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत होगा तो उसको निगेटिव माना है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतनी चीज़ों को, साइन कन्वेंशन को एक जगह ऐसे ही समझना चाहते हैं तो वो क्या होगा कि हमने देखिए पहला जो क्या है, लेफ्टवर्ड फोर्स पॉजिटिव, कोई एक पॉइंट है, यहाँ से बाएं के साइड में जितने भी बल लगे होंगे उसको हमने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव, और इस पॉइंट से दाहिने के साइड में जितने भी बल लगे हैं उसको क्या माना है, निगेटिव। इसके बाद अगला क्या है कि जितने भी ऊपर की दिशा में बल लगे हुए हैं उसको क्या माना गया है,
पॉजिटिव। तो इस पॉइंट से जितने भी बल लगे होंगे ऊपर की दिशा में उसको हमने क्या माना है, पॉजिटिव। और इस पॉइंट से जितने भी बल नीचे की दिशा में लगे हुए हैं उसको क्या माना हुआ है, नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। इसके अलावा क्या है सेकंड लास्ट लाइन, जो आघूर्ण है घड़ी की सुई के दिशा में उसको क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ऐसे अपनी घड़ी होती है, ये एक पॉइंट है, घड़ी का बीच वाला पॉइंट है। अब घड़ी की सुई कुछ मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे है, तो वो ऐसे घूमती है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक। और ये घड़ी की सुई ऐसे ना घूमे, ठीक, घूमती तो ऐसे ही है, ऐसे ना घूमे, अगर मान लीजिए ऐसे घूमने लगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत हो जाएगा। तो घड़ी की सुई, अब मान लीजिए बल है, ठीक, अब घड़ी की सुई के दिशा में बल और डिस्टेंस की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको हमने पॉजिटिव मान लिया है, और घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत अपोजिट जो मूवमेंट होगा, आघूर्ण होगा, उसको निगेटिव मान लिया है, ठीक। तो देखिए, चूंकि म्यू एफ क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि जो अपना सतह था वो क्या था, स्मूथ था, चिकना था, चिकना था, तो म्यू एफ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एफ एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा क्षैतिज सतह के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, म्यू एफ आयरन एफ, और एफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब हम पहला जो संतुलन की अवस्था का पहला कंडीशन है, समेसन एच इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि समेसन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या है, चूंकि समेसन एच इक्वल टू ज़ीरो या समेसन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि